जय हिंद साथियों। ये जो वीडियो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाला जो सिलेबस में हमारी यूनिट 9 में है, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान पहला जो टॉपिक है उसके हैं। तो सारे के सारे कंप्लीट एमसीक्यू लगाएंगे एक ही वीडियो में। आप कमेंट करेंगे किस प्रकार से, जैसे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका ऑप्शन जो डी अगर सही है तो आप क्या लिखेंगे, 1 लिख के डी लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप आंसर करेंगे। आपको साथ साथ आंसर करते जाना है, उससे आपको भी पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, है ना, और कितने गलत हैं। साथ ही काउंट भी करते जाना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको ये दे दें कि जैसे ही आपको पता है कि एमपी जी के परीक्षा धाम का जो सीरीज चल रही है उसके वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं, तो हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो। वीडियो बनाने में माने मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि आसान काम हो कोई। उसको एडिट करना होता है, वीडियो को डीनॉइज करना होता है ताकि आपको शोर शराबा सुनाई ना दे, है ना। ये बहुत सारे काम होते हैं, तब जाके एक वीडियो बन पाता है, ये आसान काम नहीं है। आपको पीडीएफ का रहा तो पीडीएफ भी हम उपलब्ध करा देंगे, है ना। लेकिन व्यूज़ भी आने चाहिए ना, ये तो ज़रूरी है ना। और व्यूज़ कब आते हैं, जब वीडियो लाइक में जाता है, लाइक करेंगे आप तब जाता है। तो ये तो हमारी एक रिक्वेस्ट थी। अब दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको वीडियो कंटिन्यू देखने हैं और रिवीजन साथ साथ आप चाहे पीडीएफ से करें, आपके पास बुक हो तो उससे करें, या जिस प्रकार से आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन ज़रूरी है। अगर आप वीडियो नहीं भी देख रहे हैं चल जाएगा, लेकिन आपका सक्सेस होना ज़रूरी है। और सक्सेस का मूल मंत्र क्या है कि आप बार बार रिवीजन करें। तो रिवीजन करना बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और महत्वपूर्ण काम है कि प्रैक्टिस भी करना है ना। एमसीक्यू लगा लगा के प्रैक्टिस करना है। तो एमसी परीक्षा धाम की जितनी बुकें हम कंप्लीट कराएंगे उनके तो एमसीक्यू आपको मिलेंगे ही, साथ ही कुछ अलग से एमसीक्यू भी लगवाए जाएंगे, तो उनको भी देखना है। आपको जल्द ही कंप्लीट योजनाओं का वीडियो भी मिलने वाला है, तो सभी संपूर्ण योजनाएं उसमें होंगी, केंद्र सरकार की भी और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की। सभी योजनाओं के लिए एक ही वीडियो आएगा, करीब करीब 4 घंटे का रहेगा, 3-4 घंटे के आसपास रहेगा। तो उसको देख लेना है आपको, है ना। उसको लाइक भी करना है, इतना लाइक करना है कि टॉप लेवल पे चला जाए यूट्यूब पे वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, है ना, उनका मुकाबला हम लोग तो ऐसे फैसिलिटी के मामले में नहीं कर सकते, लेकिन कंटेंट हमसे अच्छा उनका हो नहीं सकता, ये तो इसकी गारंटी हमारी है ना। तो निश्चिंत रहिएगा, कंटेंट आपको वो मिलने वाला है जहाँ से परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं और प्रतिवर्ष मिल रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं एमसीक्यू। उससे पहले एक बात और बता दें कि यूनिट 5 के जो बाकी भी टॉपिक हैं उनके भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएंगे, क्योंकि वीडियो कंप्लीट है, बस अपलोड करना है। तो जैसे ही डाटा उपलब्ध होता है ना, हम कर देंगे अपलोड। आज का जो पहला प्रश्न है उस पे आते हैं। पीडीएफ को जूम कर लेते हैं थोड़ी सी। आप भी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिया करें ताकि आपको अच्छा दिखे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। जल्दी से आप कमेंट कीजिए कि आपका आंसर क्या है, उसके बाद फिर हम आंसर आपको बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता इसका सही आंसर है। भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपका क्या आंसर है, उसके बाद फिर हम आपको आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परम श्रेणी जो है वो पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। कौन सी? परम। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। इसका सही आंसर है परम। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि एमपीपीएससी 2013 में पहले भी पूछा जा चुका है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए है मेन फ्रेम, ऑप्शन बी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी है नोटबुक कंप्यूटर और ऑप्शन डी है एम्बेडेड कंप्यूटर। इनमें से कौन सा आंसर सही है, जल्दी से आप कमेंट कीजिए, क्योंकि पहले ही हम इसको पढ़ चुके हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, एम्बेडेड कंप्यूटर। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत किस शहर से हुई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है ग्वालियर और ऑप्शन डी है उज्जैन। आपने कमेंट कर दिया होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उज्जैन। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में जो 5G की शुरुआत है वो उज्जैन शहर से की गई है। कहाँ से की गई है? उज्जैन शहर से की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस कौन सी थी? अब ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस कौन सी थी। तो आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, कैलकुलेटर, अबेकस, डिफरेंस इंजन या एनालिटिकल इंजन। आपको इनका आंसर किस प्रकार से भेजना है? जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और ऑप्शन नंबर लिख दीजिएगा कि ए बी सी डी इनमें से क्या है। इसका जो सही आंसर है, सबसे पहली गणना करने वाली मशीन का नाम है, डिवाइस का नाम है अबेकस। क्या है? अबेकस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर के जो 4 प्रमुख कार्य होते हैं उनमें से कौन सा क्रम सही है। जल्दी से ऑप्शनों को पढ़िएगा और फिर आंसर कीजिएगा, उसके बाद हम आपको आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहले देखो क्या होता है, हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, इनपुट, फिर वो इनपुट दिए गई कमांड्स को प्रोसेस करता है, जो भी हमने डाटा दिया है ना उस पर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है हमें और जो डाटा होता है उसको स्टोरेज कर लेता है। तो इसी को कहते हैं कि कंप्यूटर के जो 4 प्रमुख कार्य हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है, ये बताना है। तो देखो, ए ऑप्शन है टेक्स्ट कॉपी करना, इनपुट स्वीकार करना, डाटा प्रोसेस करना या डाटा को स्टोर करना। इनमें से कौन सा है ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा? तो आपको बताना है मूल कार्य नहीं है, ये बताना है मूल कार्य नहीं है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। बाकी बचे हुए तीनों ऑप्शन जो हैं वो कंप्यूटर के मूल कार्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्सनल कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? देखो यहाँ पर्सनल कंप्यूटर का पूछा जा रहा है, किसका? पर्सनल कंप्यूटर का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अगस्टा एडेमिंग, एडवर्ड रॉबर्ट, चार्ल्स वेवेज और एलन ट्यूरिंग। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपको बताना है। इसका जो आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडवर्ड रॉबर्ट। जो पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड रॉबर्ट को कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर का जनक। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कंप्यूटर के जनक अलग हैं और पर्सनल कंप्यूटर के जो जनक हैं वो अलग हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसके उपयोग को आकर्षक बनाती है? तो ये सभी विशेषताएं दी हुई हैं, इनमें से कौन सी विशेषता है जो कंप्यूटर के उपयोग को आकर्षक बनाती है? तो देखो ऑप्शन ए है सूचना का स्टोरेज, भंडारण तथा रिट्राइवल यानी पुनः प्राप्ति, केवल ऑटोमेटिक ऑपरेशन, परिशुद्धता और गति, या उपरोक्त में से सभी। इसका क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए, फिर उसके बाद हम आंसर पर आते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर होगा क्योंकि सूचना का स्टोरेज करना, पुनः प्राप्ति सूचना की, केवल ऑटोमेटिक ऑपरेशन, परिशुद्धता और गति, ये सभी वो विशेषताएं हैं जिनके कारण क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग हमें आकर्षक बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कंप्यूटर के जनक कौन है? इसका आंसर बहुत आसान है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए कि कंप्यूटर के जनक कौन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज जो है वो कंप्यूटर के जनक है। कौन? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है दिल्ली, बेंगलुरु ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है हैदराबाद। आपके अनुसार इसका क्या है सही आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन बी बेंगलोर। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आईसी चिप का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? आईसी चिप का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करिएगा, उसके बाद फिर हम आते हैं आंसर पे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, किस पीढ़ी में किया गया था आईसी चिप का प्रयोग? ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग किया गया था। ये इनके सभी के आंसर हैं जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर लगभग सही होगा, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं लाइव तो देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कमेंट में जरूर पढ़ूंगा बाद में। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है स्टार्टिंग, ऑप्शन बी है टर्निंग, ऑप्शन सी है हाइबरनेटिंग या ऑप्शन डी है बूटिंग। इनमें से कौन सा आंसर सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका सही ऑप्शन है आंसर डी, बूटिंग। देखो, कंप्यूटर को ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको हम बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। ये फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं, इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है। देखो क्या लिखा है, यूपीएस। यूपीएस, यूपीएस लिखा हुआ है, यूपीएस। इसका फुल फॉर्म बताना है कि क्या है यूपीएस का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन ए है यूनिवर्सल पावर सप्लाई, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल पावर सेटअप, ऑप्शन सी है अनइटरप अनइटरेपेबल पावर सप्लाई, और ऑप्शन डी है यूनिट पावर सप्लाई। कौन सा इसका आंसर सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? एसएमपीएस का फुल फॉर्म बताना है कि एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर है स्विच मोड पावर सप्लाई। एस से स्विच, एम से मोड, पी से पावर और एस से सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई आपको याद रखना है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? विभिन्न परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए किसको मालूम है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। इसका सही आंसर है क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन नंबर 17 का सही होगा। किसी खास कार्य को पूरा करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? देखो क्या बोला जा रहा है, किसी खास कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? इसका जो ऑप्शन बी है ना वो सही होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका सही आंसर है। देखो क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम को चलाने के लिए होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एमएस एक्सेल हो गया, वर्ड पावर हो गया, है ना, पावर पॉइंट हो गया। ये क्या है, अलग अलग कार्य को करने के लिए बनाए गए हैं ना। ऑफिस वर्क के लिए है लेकिन अलग अलग कार्य, जैसे एमएस एक्सेल है तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है वो, और एमएस वर्ड है तो वो डॉक्यूमेंट के लिए है, पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये क्या है, अलग अलग कार्य को, किसी खास कार्य को पूरा कर रहे हैं, इसलिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, किसी खास कार्य को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस है। इस प्रकार के प्रश्न हर वर्ष देखने को मिलते हैं। तो निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस है, इनमें से कोई एक इनपुट डिवाइस हमें बताना है। तो क्या आपके अनुसार स्पीकर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस है या कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा सही है, जल्दी से बताइएगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, कीबोर्ड जो है उससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। लेकिन जो स्पीकर है, साउंड है, उससे हमें क्या होता है, आउटपुट मिलता है। प्रिंटर से भी आउटपुट मिलता है और मॉनिटर से भी आउटपुट मिलता है। तो केवल डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है,
निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या पूछा जा रहा है? एक साथ आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस की बात की जा रही है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है इनमें से जो आउटपुट भी है और इनपुट भी है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो उन क्वेश्चनों को देखेंगे, उन ऑप्शन को देखेंगे जो नहीं है इसका आंसर। तो देखो, प्रिंटर जो है वो केवल आउटपुट डिवाइस है, तो ये तो होगा नहीं। स्पीकर जो है वो भी आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर जो है, मॉनिटर वो भी कैसा है? आउटपुट डिवाइस है। तो ये तो ऑप्शन है नहीं। अब हमारे पास एक ही बचता है, तो ये सही आंसर होगा। अगर आपको दो में से कोई एक चीज भी पता है ना, तब भी आंसर आप कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। एक डम्ब टर्मिनल में क्या है? एक डम्ब टर्मिनल में क्या है? तो एक डम्ब टर्मिनल में कौन कौन शामिल होता है, ये पूछा जा रहा है सीधे सीधे। तो जल्दी से बताइएगा कौन सा है ऑप्शन इसका सही। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। क्या है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कीबोर्ड और एक स्क्रीन जो है वो डम्ब टर्मिनल में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। इंटेलिजेंट टर्मिनल डिवाइस होती है, इंटेलिजेंट टर्मिनल डिवाइस होती है, तो इसमें बताना है स्वयं की प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता। इंटेलिजेंट टर्मिनल डिवाइस होते हैं कैसे? स्वयं की प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता, केवल प्रोसेसिंग क्षमता वाले, केवल स्टोरेज क्षमता वाले। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है। इंटेलिजेंट टर्मिनल डिवाइस जो होती हैं वो स्वयं की प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता दोनों को ही शामिल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो, जो ओएमआर सीट भरते हो ना आप, उसकी बात हो रही है कि वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ओएमआर का प्रयोग किया जाता है। ओएमआर सीट आपको मिलती है ना एमपीपीएससी परीक्षा में, वही उसी की बात कर रहे हैं। देखो, कीबोर्ड देखा होगा आपने, और कीबोर्ड में कुछ की होती है ऊपर, जिनमें F1 F2 F3 से F12 तक लिखा होता है। F12 तक लिखा होता है, F1 F2 F3 F4 F5 F6 ऐसे लिखा होता है ना। उन कुंजियों को क्या कहा जाता है? उन की को क्या कहा जाता है? तो आप बताएं क्या कहा जाता है? फ्यूल कीपर्स, फैक्ट कीपर्स, फंक्शन कुंजियां या विशेष कुंजियां, क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है फंक्शन कुंजियां। क्या कहा जाता है? फंक्शन कुंजियां। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, फंक्शन कुंजियां कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मॉनिटर से संबंधित डॉट पिच क्या कहलाती है? देखो, ध्यान से समझना आप। मॉनिटर से संबंधित पूछा जा रहा है किसके बारे में? डॉट पिच के बारे में, कि डॉट पिच क्या कहलाती है। तो डॉट पिच जो है वो 2 पिक्सलों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। मॉनिटर की क्वालिटी पर आधारित होती है ये सब चीजें, है ना। क्वालिटी इन्हीं से निर्धारित होती है, डॉट से, पिक्सल से। तो जो 2 पिक्सलों के बीच की दूरी होती है ना, उसी को डॉट पिच कहा जाता है। 2 पिक्सलों के बीच की दूरी को डॉट पिच कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी। देखो, यहाँ पे प्रिंटर की बात हो रही है, पहले तो इसको अंडरलाइन कर लो। किसकी बात हो रही है? प्रिंटर की। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन इनमें से किस में किया जाता है? ऑप्शन ए है डॉट प्रति सेंटीमीटर, डॉट प्रति इंच, डॉट्स प्रति प्रति प्रिंट प्रति यूनिट, और डॉट्स प्रति पेपर। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो है वो है डॉट प्रति इंच। इंच में होता है ना क्वालिटी का मापन। जो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी है, इसका मापन होता है डॉट प्रति इंच में। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहे हैं, हार्ड कॉपी आपके हाथ में दी जाती है, सॉफ्ट कॉपी की, है ना। तो देखो, प्रिंटर पढ़ा है हमने आउटपुट डिवाइस में, प्लाटर, मॉनिटर, पंच कार्ड, इसमें से कौन सा है सही आंसर? जल्दी से बताइए। तो मॉनिटर पर जो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर, उस पर जो आपको कॉपी मिलती है ना, उसे आप क्या कर सकते हैं? हाथ में नहीं ले सकते, अर्थात वो हार्ड कॉपी में नहीं मिलती है, वो सॉफ्ट कॉपी मिलती है, बस देख सकते हैं। तो मॉनिटर कैसा है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। जबकि प्रिंटर, प्लाटर और पंच कार्ड कैसे हैं? हार्ड कॉपी डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से कौन सी डिवाइस आउटपुट और इनपुट डिवाइस में शामिल है? ये बताना है कि इनमें से कौन सी डिवाइस जो है वो आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों में ही शामिल है। तो एक तो हम पहले ऐसी देख चुके हैं, ये दूसरी डिवाइस होगी। ऑप्शन ए है फैक्स मशीन, ऑप्शन बी है मॉनिटर, ऑप्शन सी है स्पीकर, या ऑप्शन डी है कीबोर्ड। कौन सा आंसर सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, इसको लॉक कर दिया जाए।
60 क्वेश्चन में से हम देखने वाले हैं, कमेंट करेंगे आप लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो फैक्स मशीन भी एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें से किस डिवाइस को वीडीयू भी कहा जाता है? इनमें से किस डिवाइस को वीडीयू भी कहा जाता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मॉनिटर जो है वो वीडीयू के अंतर्गत भी आता है। SVGA 15 इंच मॉनिटर का रेजोल्यूशन होता है। तो ये पूछा जा रहा है, ये कुछ रेजोल्यूशन हमने पढ़े हैं, उनको आपको क्या करना है, दोबारा से एक बार जाना है, देख लेना है, या तो PDF से या वीडियो से ही, जहाँ से भी देख सको आप। इनको याद कर लेना है, 2-4 महत्वपूर्ण है, बस वही याद रखने हैं, सभी नहीं रखने हैं। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का 1024 गुणा 768 रेजोल्यूशन जो होता है वो SVGA 15 इंच मॉनिटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन सी शब्दावली मॉनिटर की गुणवत्ता में शामिल है? इनमें से कौन सी शब्दावली जो है वो मॉनिटर की गुणवत्ता में शामिल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 32 है, डॉट मैट्रिक्स खालिस्तान का एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स खालिस्तान का एक प्रकार है, तो ये किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है, प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं, मॉनिटर में 2 पिक्सलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है। इसका सही आंसर है डॉट पिच। क्या कहा जाता है? डॉट पिच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, LED का पूरा नाम क्या है? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। LED का पूरा नाम जो है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। EEPROM का अभिप्राय क्या है? इसको आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में करना है। 35 का ए है कि 35 का बी है कि 35 का सी है कि 35 का डी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM का फुल फॉर्म है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो हमने देखा था डायनेमिक रैम को। किसको? डायनेमिक रैम को। और जो स्टैटिक रैम होती है उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। क्या है? ऑप्शन बी। जब बिजली बंद कर दी जाती है तो निम्नलिखित आइटम सूचना बरकरार रखता है। कौन रखता है निम्नलिखित आइटम को सूचना बरकरार? तो इसका सही आंसर होगा रोम जो है, इसमें डाटा बना रहता है जबकि रैम में से हट जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो दिए हुए हैं ना, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या CD-ROM? तो हमने तीनों को ही देखा था कि तीनों ही क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क भी, फ्लॉपी डिस्क भी और CD-ROM भी जो है वो कैसी है? स्टोरेज डिवाइस है। अर्थात इसका सही आंसर होगा तीनों ही, जिसमें होंगे किसमें है? बी में। ऑप्शन 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 39। देखो टोटल क्वेश्चन 60 है, तो जल्द ही लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। अगर आपने पूरे क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए, निश्चित रूप से आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ अभ्यास करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कॉम्पैक्ट डिस्क CD की बात हो रही है। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है सही आंसर क्या है इसका। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क में। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, निम्नलिखित में से क्या नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। क्या नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, रैम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण नहीं है, जबकि EEPROM फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क जो है वो कैसी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 41 है, CD-ROM का पूरा नाम क्या है? CD-ROM का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर जो होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी।
अगर आपने सभी लेक्चरों को अच्छे से देखा है ना, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान वाले जो 3 पार्ट में आए हैं वीडियो, अगर उनको आपने अच्छे से देखा है तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। एक वर्ड खालिस्तान होता है, एक वर्ड खालिस्तान होता है तो किसका समूह होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये बताना है। आई होप कि आपने कमेंट कर दिया होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स का समूह होता है वर्ड। जो वर्ड होता है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स होता है। सबसे अधिक एक्सेस क्षमता वाली मेमोरी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है रजिस्टर, ऑप्शन बी है कैश, ऑप्शन सी है हार्ड डिस्क या ऑप्शन डी है मैग्नेटिक टेप। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए क्या है, रजिस्टर जो है वो सबसे अधिक एक्सेस क्षमता वाली मेमोरी है रजिस्टर। डीवीडी का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 44 है जो, उसमें पूछा जा रहा है कि डीवीडी का क्या मतलब है। डीवीडी का मतलब है क्या है, इसका सही आंसर जल्दी से बताइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिजिटल बेसेंटाइल डिस्क। क्या है डीवीडी का फुल फॉर्म, डिजिटल बेसेंटाइल डिस्क इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। कंप्यूटर में विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो क्या पूछा जा रहा है, कंप्यूटर में विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है डेटा बस, ऑप्शन बी है कंट्रोल बस, ऑप्शन सी है एड्रेस बस या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर है इसका, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, एड्रेस बस। कंप्यूटर में विभिन्न घटकों के बीच जो डेटा ट्रांसफर किया जाता है ना वो एड्रेस बस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, एड्रेस बस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर मेमोरी नहीं है। ये बताना है कि कौन कंप्यूटर मेमोरी नहीं है। देखो हमने पढ़ा है रैम पढ़ी है, रोम पढ़ी है, पी रोम पढ़ी है, लेकिन पी रैम जैसा कुछ नहीं पढ़ा है। इसका आंसर यही होगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर होगा। इनमें कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू के लिए उपयोग आता है, कंप्यूटर के सीपीयू के लिए उपयोग आता है। तो ऑप्शन ए है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो प्रोग्रामर। क्या है इसका सही आंसर, आप ऑप्शन ए को देखते ही समझ गए होंगे कि इसका सही आंसर है माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर के सीपीयू के लिए उपयोग में आता है, माइक्रो प्रोसेसर। यूआरएल से क्या तात्पर्य है, यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है, यूआरएल से क्या तात्पर्य है, जो कि एमपीएससी इंजीनियरिंग एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो इसका सही आंसर है। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी निम्न में से कौन सी नहीं है। ये पूछा जा रहा है कि कौन सी नहीं है, बताना है आपको कौन सी माध्यमिक मेमोरी नहीं है। तो इसका सही आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्धशतक होने वाला है हमारा, है ना। कंप्यूटर की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिटलों, शून्यों और इकाइयों बिट्स का लंबा क्रम शामिल होता है खालिस्तान कहलाता है। मतलब लैंग्वेज बताना है क्या कहलाती है, तो इसे मशीनी लैंग्वेज कहते हैं, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझता है। मशीनी लैंग्वेज जितनी भी है ना उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा है हमने, कंप्यूटर भाषाओं को बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देखिएगा पहले, फिर इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कौन सा प्रोग्राम लैंग्वेज के द्वारा 3D में वेब पेज बना सकता है, ये पूछा जा रहा है। कौन सा जो प्रोग्राम है वो लैंग्वेज के द्वारा 3D में वेब पेज का निर्माण कर सकता है। तो इसका सही आंसर है VRML। क्या है, VRML जो है ना वो इसका उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, वेब पेज के लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। वेब पेज को लिखने के लिए, इस क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी में भी लगाया था शायद, और करीब करीब ना 1000 के आसपास उसके जवाब आए हैं। सभी को पता है इसका सही आंसर HTML, ऑप्शन बी। क्या है, HTML। देखो क्या है, जैसे आप कमेंट करते हो ना साथ साथ, तो उससे क्या होता है, बिल्कुल आप इन्वॉल्व हो जाते हो क्लास में और किसी चीज़ पर आपका ध्यान नहीं जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप भी कमेंट कीजिए ताकि जुड़ जाएं। जैसे ऑफलाइन क्लास में क्या होता है ना, टीचर पूछ रहा होता है, आप हाथ उठा के बताते हो या किसी प्रकार से आप बोल के दिखाते हो ना। यहाँ तो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, है ना, ना आप मुझे देख पा रहे हो। लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कमेंट करने से ये ज़रूर हो जाता है कि
एक इंटरेक्शन सा बन जाता है कि हाँ हम इन्वॉल्व हैं उस चीज़ में, हमारा ध्यान नहीं भटकता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो देखो बेसिक तो हमने देखा है, जावा भी देखा है, सी भी देखी है, लेकिन पेंट ब्रश जैसी कोई भाषा हमने नहीं देखी है, तो इसका सही आंसर है पेंट ब्रश। ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी 2016 में पूछा गया था। HTML भाषा के खोजकर्ता कौन है, ये बताना है। HTML जो है वो भाषा के खोजकर्ता कौन है? डेनिस रिची, ऑप्शन बी है टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन सी है निकोलस बिर्थ और ऑप्शन डी है ब्रोज क्रिस्टनसन। क्या है इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका जो सही आंसर है टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी टिम बर्नर्स ली। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है, कौन सा प्रोटोकॉल करता है? तो HTTP। HTTP क्या करता है? समर्थन करता है किस चीज का? एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने के लिए HTTP जो है वो समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, जंक ईमेल को और क्या कहते हैं? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एमपीपीएससी 2014 में आया है, दोबारा से भी पूछा जा सकता है, सभी इसको आंसर जानते हैं। ऑप्शन डी, स्पैम जो है वो जंक ईमेल को स्पैम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे बचाता है? तो जो अनाधिकृत आक्रमण होता है ना, फायरवॉल का प्रयोग जो है कंप्यूटर को, सिस्टम को उससे बचाता है। संचार नेटवर्क प्रणाली में जो फायरवॉल होती है वो अनाधिकृत आक्रमण से उसे बचाती है। ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी 2014 में पूछा जा चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा आगे। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए होम पेज, ऑप्शन बी इंडेक्स, ऑप्शन सी जावा स्क्रिप्ट या ऑप्शन डी बुकमार्क। क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है होम पेज। क्या है इसका सही आंसर? है होम पेज। क्वेश्चन नंबर 59 है, इनमें से किस डिवाइस को डम्ब डिवाइस कहा जाता है? इनमें से किस डिवाइस को डम्ब डिवाइस कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हब जो है इसको डम्ब डिवाइस कहा जाता है। आज का जो हमारा आखिरी प्रश्न है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है और इसका आंसर आप ही बताएंगे, है ना? डिजिटल सिग्नल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है 0 और 1 से, ऑप्शन बी है 0 और 2 से, ऑप्शन सी है 1 और 2 से और ऑप्शन डी है 2 और 0 से। इसका पूरा आंसर ये क्वेश्चन समेत लिखकर आप क्वेश्चन नंबर 60 लिखकर इसका सही आंसर बताएंगे, ताकि इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा कि आपने वीडियो आखिरी तक देखा है या नहीं देखा है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वीडियो पर आएँ, थोड़ी देर देखें और फिर चले जाएँ, फिर ये सोचें कि फिर कभी देखेंगे, तो फिर कभी किसी का नहीं हुआ है, आपका भी नहीं होगा। इस समय को पकड़ कर चलिएगा, समय आपको पकड़ कर चलेगा, और अगर आपने समय को छोड़ दिया ना, समय आपको ऐसा छोड़ेगा आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए समय बहुत महत्वपूर्ण है, आपको समय देना होगा। अगर आप अपनी पढ़ाई से बचते हो, समय नहीं देते हो, है ना, या मोबाइल चलाते समय, वीडियो देखते समय कोई रील्स वगैरह देख के और फिर उसी में लग गए, तो आप गलत दिशा में हैं, निश्चित रूप से आप गलत दिशा में हैं। आपको कंप्लीट करना होगा वीडियो को, कंप्लीट करना होगा अपने सिलेबस को, कंप्लीट करना होगा सिलेबस, कंप्लीट किए गए कंटेंट के रिवीजन को, तब जाके आप सफल होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको इसका जो अगला चैप्टर है, अगले चैप्टर को हम देखेंगे, अगले चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिकी को, और उसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे, साथ ही उसके एमसीक्यू भी लगाएंगे, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी वाला बटन होता है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लिख भी दीजिएगा कि नाइस क्लास, है ना, मुझे भी अच्छा लगेगा और साथ में आपको भी अच्छा लगेगा कि हम भी सर से जुड़े हुए हैं और सर हमसे जुड़े हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए।